हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि आज की क्लास करने के बाद हम लोगों को क्या क्या चीज़ें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। अगर आपको उनमें से कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, या फिर अगर फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए कि फ़िज़िक्स के कंसेप्ट के हिसाब से वर्क क्या होता है। वर्क तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन फ़िज़िक्स के कंसेप्ट में वर्क क्या होता है वो आपको समझ में आना चाहिए वीडियो के बाद में। इसके बाद हम अलग अलग सिचुएशंस लेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन, अपनी डेली लाइफ की सिचुएशंस, उनमें वर्क कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क क्या होता है, उनमें वर्क कैसे होता है। तो रिकॉल एंड शो अंडरस्टैंडिंग टू द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क डन, ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वर्क डन। तो इसमें हम फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे, मतलब फॉर्मूला को भी लर्न करेंगे कि क्या वर्क डन का फॉर्मूला होता है जिससे हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकें, और सॉल्व रिलेटिव प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग वर्क। तो जिसमें वर्क इन्वॉल्व होगा उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये चीज़ें आपको आज वीडियो के एंड तक समझ में आ जानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा सबसे पहला है वर्क। तो आपके हिसाब से वर्क क्या है, क्या होता है वर्क, कैसे होता है वर्क, कितना वर्क होता है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे कि यह कुछ सिचुएशंस लें। आपके हिसाब से क्या वेट उठाना, लिफ्टिंग वेट्स एक वर्क है? वॉकिंग विद अ बिग बैग ऑफ ग्रोसरी इन योर हैंड, आप कोई ग्रोसरी अपने हाथ में उठाते हैं, जैसे शॉपिंग बैग उठाते हैं, तो बैग ऑफ ग्रोसरी उठाते हैं, कोई बहुत भारी बैग है और आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो क्या वो वर्क है? कंप्लीटिंग योर होमवर्क असाइनमेंट, आप असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं अपना पूरे सुबह से शाम तक बैठ के, तो क्या वो एक वर्क है? या फिर आप एक ऐसे लिख रहे हैं, राइटिंग एन ऐसे, तो क्या वो एक वर्क है? तो ये सारी कंडीशंस हैं, ये वर्क की क्या, इनमें से क्या फ़िज़िक्स के हिसाब से क्या वर्क है और क्या नहीं है। इसको समझने के लिए हमें एग्जैक्टली फ़िज़िक्स का कंसेप्ट जो वर्क का होता है वो समझना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ। फ़िज़िक्स कंसेप्ट ऑफ वर्क। वर्क क्या होता है? वर्क इज़ डन ओनली व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। अभी हम आधी डेफिनेशन पहले समझते हैं। क्या होता है कि वर्क कब किसे बोलेंगे? उसे ही बोलेंगे वर्क जब हम एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, causes the object to move in the same direction as the force applied। मतलब कि हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स ने क्या किया कि जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया था उस ऑब्जेक्ट को सेम डायरेक्शन में मूव कराया। कौन सी सेम डायरेक्शन? जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया था। मतलब समझे आप, हमने एक डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ा, तभी वो वर्क डन माना जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल फिगर में देख के समझ लेते हैं। जैसे कि एक बॉक्स रखा हुआ है आपका सरफेस पे, तो एक बॉक्स पे हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, तो बॉक्स क्या करेगा? आगे की तरफ मूव करेगा। और ये आगे की तरफ अगर मूव करेगा तो इसने कितनी डिस्टेंस मूव करी है? तो जितनी डिस्टेंस से मूव करेगा उतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा, या जितना वर्क डन हम करेंगे उतनी ही डिस्टेंस से मूव करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज वर्क डन इन फिज़िक्स? क्या होता है? अगर आप एक हैवी शॉपिंग ट्रॉली को पुश कर रहे हैं 10 मीटर तक, तो वो आपका एक वर्क डन होगा। ये एग्जांपल हैं आपके। यू लिफ्ट योर स्कूल बैग अपवर्ड्स बाय 1 मीटर, आप अपवर्ड चढ़ रहे हो, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो। तो अगर आप स्कूल बैग आपके पास है, हैवी है, और वो पीछे टंगा हुआ है, आप 1 मीटर चढ़ते हो तो कुछ ना कुछ वर्क करोगे। 1 मीटर, 10 मीटर, जितना भी आप चढ़ोगे ऊपर उतना ज़्यादा वर्क करते चले जाओगे। ठीक है, और क्या हम कंसीडर नहीं करेंगे वर्क डन में? जो डेफिनेशन अभी हमने समझी कि अगर आप एक वॉल को पुश करोगे तो वर्क डन नहीं होगा। आपको कि सर एनर्जी तो मेरी जा रही है तो वर्क डन क्यों नहीं होगा? वर्क डन इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी कि हमने एक फोर्स अप्लाई किया और ये जो बॉक्स है ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हुआ, अपनी पोजीशन से मूव हुआ। किधर? फोर्स की डायरेक्शन में। तो फोर्स की डायरेक्शन में मूव हुआ, डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से, तो तब हमने वर्क डन काउंट किया।
बट यहाँ पे अगर हम वॉल को पुश कर रहे हैं तो वॉल को पुश करेंगे, क्या वॉल अपनी जगह से मूव होगी? नहीं होगी। वॉल डिस्प्लेस नहीं हुई तो वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, और क्या वर्क डन नहीं होगा? जंपिंग कंटिन्यूसली ऑन सेम स्पॉट। अगर आप सेम स्पॉट पे कंटिन्यूसली जंप करते रहोगे तो भी वो वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप डिस्प्लेस नहीं हो रहे हो, अपनी पोजीशन पे आप जंप कर रहे हो। होल्डिंग अ चेयर एंड वॉकिंग अराउंड द क्लासरूम। आप कहोगे सर चेयर हमने उठाई और एक जगह से दूसरी जगह या पूरे क्लास में हमने वॉक किया, फिर भी वर्क डन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने तो डिस्प्लेस भी करा, चेयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कराया, प्रैक्टिकल सिचुएशन है, फिर भी मैं कह रहा हूँ वर्क डन नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों है? बेटा ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप चेयर को अगर उठा के वॉक कर रहे हो तो आपने चेयर को उठाने के लिए किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है? ऊपर की डायरेक्शन में लगाया होगा ना, तभी तो चेयर ऊपर को उठी होगी। और आप मूव किधर कर रहे हो? ऊपर या क्लासरूम में हॉरिजॉन्टली। आप वर्टिकली तो मूव कर नहीं रहे हो, ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रहे हो, आप उसके सरफेस पे मूव कर रहे हो। और क्या उसी डायरेक्शन में आपने चेयर पे फोर्स लगाया? नहीं, चेयर को जब आपने उठाया है, मैं होल्डिंग की बात कर रहा हूँ, चेयर को आपको स्लाइड नहीं कराना है, मैं होल्ड की बात कर रहा हूँ। अगर आपने होल्ड किया है अपने हाथों में तो आपने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, जबकि आप मूव आगे की तरफ कर रहे हो। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो गई। और मैंने कहा कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ उसी डायरेक्शन में अगर जो चीज़ मूव होती है तब आप वर्क डन करोगे। ये सिमिलर एग्जांपल आप थोड़ा सा इससे मैच करा सकते हैं स्कूल बैग का। अब आपने स्कूल बैग तो उठाया, लेकिन अगर आप नॉर्मली सरफेस पे चलोगे तो वर्क डन ज़ीरो होगा आपका, लेकिन आप यहाँ पे अपवर्ड मूव कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे हम वर्क डन को काउंट करेंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा वर्क डन का? कि हमने कितना फोर्स लगाया। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया और कितनी दूर तक ऑब्जेक्ट मूव करा उस फोर्स के लगाने से। जितना फोर्स हमने लगाया उस फोर्स के लगाने से ऑब्जेक्ट कितना उस डायरेक्शन में मूव किया जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, वही डिस्टेंस मूव्ड हमें चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है आपकी न्यूटन, और जो डिस्टेंस है आपकी जिसको हमने एस से डिनोट किया है वो है आपकी डिस्टेंस हमेशा मीटर में मेज़र होती है। फोर्स का सिंबल होता है एफ, डिस्टेंस का सिंबल है एस। इनकी यूनिट्स हैं आपकी फोर्स न्यूटन और डिस्टेंस मीटर। तो न्यूटन मीटर आपकी एक यूनिट होती है वर्क डन की। वर्क डन की दूसरी यूनिट है आपकी जूल। आप किसी में भी आंसर लिख सकते हैं। जब आप वर्क कैलकुलेट करेंगे तो या तो मान लीजिए आपका 10 आंसर आ रहा है तो आप या तो 10 जूल लिख दीजिएगा या 10 न्यूटन मीटर लिख दीजिएगा, दोनों ही सही हैं। वैसे हम वर्क डन एनर्जी हो गई, दोनों को वर्क डन या एनर्जी दोनों को हम जूल ही बोलते हैं। तो मतलब दोनों की यूनिट हम जूल में ही मेज़र करते हैं। एसआई यूनिट इसकी जूल ही होती है, जैसा कि लिखा भी हुआ है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल। ठीक है, अब आगे एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो ये कितना प्रैक्टिकल फॉर्मूला है और हम इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो यू आर हेल्पिंग टू पुश, पहला एग्जांपल है, यू आर हेल्पिंग टू पुश योर मदर्स हैवी शॉपिंग कार्ट विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन फॉर 200 मीटर। आप हेल्प कर रहे हो अपनी मदर की, किस कैसे हेल्प कर रहे हो? एक हैवी शॉपिंग कार्ट है उस पे फोर्स लगा रहे हो 50 न्यूटन का। अब कब तक लगाया फोर्स? जब तक वो 200 मीटर मूव करी तब तक आपने फोर्स लगाया। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन? इसमें आपने कितना वर्क किया? 50 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, 200 मीटर तक मूव कराया, इतना करने में आपको कितना वर्क लगाना पड़ा? बहुत ही सिंपल है, आपको दिया हुआ है वर्क डन, आपको पता ही है फॉर्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अभी डिस्प्लेसमेंट को भी डिस्कस करेंगे हम, अभी फ़िलहाल डिस्टेंस ले रहे हैं। तो हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और डिस्टेंस मूव हुई है 200, तो दोनों को 50 इंटू 200 मल्टीप्लाई कराने पे आ गया आपका 10,000। इसको जूल लिख सकते हैं। अब जूल है, किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो हम डिवाइड बाय 1000 करा देंगे, क्योंकि 1 किलो जूल में 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। तो इसलिए हम अगर वापस इसको कराना चाहते हैं किलो जूल को जूल में कन्वर्ट, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, वापस हमारा जूल में आंसर आ जाएगा। अभी हमने 1000 से डिवाइड कराया तो हमारा किलो जूल बन गया।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये पूरा समझ लिया है। अब वापस पहली वाली दूसरी स्लाइड पे आते हैं। पहली स्लाइड आपकी ये रही, दूसरी स्लाइड ये है कि हम लोगों ने क्या जो चीज़ें बोली थी क्या आपको समझ में आ गई कि फ़िज़िक्स में हम वर्क को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया कि हम तभी बोलेंगे जब हम एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे और उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होगा। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में हमने वर्क को देख लिया, एग्जांपल्स लेके देख लिया, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स लेके देख लिया उसके। फिर हमने कैलकुलेट वर्क डन कैसे करते हैं, मतलब क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पढ़ लिया उसका, फिर उसको हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो इतना आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, या पहले तो एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, फिर काइनेटिक और पोटेंशियल, ये सब पढ़ेंगे आगे। तो अगली वीडियो के लिए ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, आप इस पर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।